नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। तो हम एक बार फिर से हाजिर हैं एसएससी सीजीएल 2025 के बच्चों के लिए एग्जाम के लास्ट टाइम में एक और एग्जाम पेपर बेहतरीन लेवल का नए पैटर्न पर बेस्ड आपके साथ सॉल्व करने के लिए एग्जाम पेपर 2 हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। देखिए, नए पैटर्न के मॉक टेस्ट वैसे तो अवेलेबल ही नहीं है गणित के, और जो हैं भी उनमें वो क्वालिटी नहीं है मेरे भाई जो होनी चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, जब तक हम हैं गणित में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम खुद से मॉक टेस्ट तैयार कर रहे हैं और डेली उसका वीडियो सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं। और एग्जाम से पहले मैं आपको 10 मॉक टेस्ट कराऊंगा, 250 सवाल हो जाएंगे। और ये 250 सवाल बहुत काफी है मेरे भाई, ठीक है। जिस बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है, पहले से टीसीएस पैटर्न पर बेस्ड पीवाईक्यू क्वेश्चंस करें, उसकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि हम जो नए चैप्टर्स हैं, जो कुछ कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं और सवालों का लेवल भी मेरे दोस्तों मेंटेन करके चल रहे हैं। असली मॉक किसे कहते हैं आपको ये मॉक सॉल्व करके पता चलेगा। बाकी तो सब चाशनी है बेटा, पागल बनाया जा रहा, बच्चे उसी में खुश हैं और पेपर में उनकी परफॉर्मेंस निकल के आती नहीं है। मैं हमेशा बच्चों से एक ही चीज कहता हूं, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। लेकिन बच्चे की आदत इतनी खराब हो गई है कि वो केवल बेस्ट की होप करते हैं, वर्स्ट के लिए तैयारी नहीं करते। इसलिए एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो रोने झीकने लगते हैं, क्योंकि उनका पेपर के जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम हो जाते हैं। इस बार ऐसी गलती मत करिए। अच्छे लेवल का आपको मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी और जीके में खासकर पढ़ के जाना ही जाना है। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। डेली शाम को 7 बजे मैं अपने चैनल पे जो है एक मॉक टेस्ट अपलोड करता हूं, आप उसको पूरा बनाया करो। जिनका भी सीजीएल का पेपर है, ये सीजीएल और सीएचएसएल दोनों ही एग्जाम में काम आएगा मेरे भाई। आ जाइए पहले सवाल से दोस्तों। पहला सवाल आपके सामने खुला ज्योमेट्री का। त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है, ए बी 36 है, बीसी 77 है। क्यों जो है सेंट्रॉइड केंद्रक है, तो आपसे पूछा है बी क्यों क्या होगा। देखिए, मैं केवल यहां पे ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट खटखट सॉल्व के सवाल नहीं सॉल्व करवा रहा मैं यहां पे, मैं सवाल के पीछे की आत्मा, उसका कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरी सब बताऊंगा। तो टाइम लगेगा मेरे भाई, क्योंकि ये केवल जो है मॉक टेस्ट नहीं कि 20-25 मिनट में हम निकलवा दें। ठीक है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। अब आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसमें बोला गया है एंगल बी 90 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल के अनुसार ए बी की लंबाई 36 है, बीसी की जो लंबाई है 77 है, तो हाइपोटेनस कितना आएगा 85। क्योंकि 36, 77, 85 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। पहला कॉन्सेप्ट, राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर होता है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। यानी कि ये जो लाइन होगी ये राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस की माध्यिका होगी। इसी लाइन पर होगा मेरे भाई सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को नाम दिया है क्यों। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी जो है राइट एंगल ट्राइंगल का, ये 90 डिग्री है, ये कहलाता है ऑर्थो सेंटर। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र जो होता है किसी भी समकोण त्रिभुज का, वो हमेशा 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे बनता है। तो यहां पे जो पूछा गया बेसिकली वो ये डिस्टेंस पूछी है यहां पर बी क्यू यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है हाइपोटेनियस का बटे 3, h/3 है, याद रहेगा। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। यहां पे हाइपोटेनियस आपका 85 है, 85/3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये सवाल का आंसर 28 या 84, 28 बार जाएगा 0.33, 28:1/3 इसका आंसर है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि सवाल के अंदर ये बताओ। सवाल नंबर 2, बेहतरीन लेवल की क्वालिटी। हम भी बेटा अपडेटेड आदमी हैं, हम भी एआई से जो है सवालों को मोल्ड करवा रहे हैं। ठीक है जी, हम अपना भी इनपुट लगाते हैं, बेहतरीन रिजल्ट आता है जी। ठीक है ना, एक टीचर अच्छी तरीके से समझता है, टीचर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। मैं खुद मॉक टेस्ट तैयार करता हूं, इसलिए इतनी बेहतरीन जो है आपको सवालों का कलेक्शन कंपाइलेशन मिलता है। क्या है, if coefficient of variation is 24%, mean is 75, find the variance of sample data। बहुत बढ़िया, 2 सवालों को मर्ज करके हमने एक सवाल बना दिया। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हिंदी में विचरण गुणांक क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसका कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई स्टैंडर्ड डेविएशन,
स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे शॉर्ट में हम एसडी लिखेंगे, ये बटे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला है। अब यहां पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 24% बोला है, यहां पे परसेंटेज में बोल दिया, आप इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं पता, मीन आपको सवाल में दिया गया, माध्य 75 है, तो यहां से आप मेरे दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, 24% क्या आएगा, 4% 1/25 होता है, 4% का 6 गुना, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/25 आ गया बेटा। 25 से आपका 75 3 बार कट जाएगा, तो 6 तिया 18, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 18 आ गया। लेकिन सवाल रुका नहीं यहां पे सैंपल डाटा का डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, वेरिएंस पूछा है, तो वेरिएंस आएगा 18 का स्क्वायर। कैसे भाई? एक और कॉन्सेप्ट यहां पे आप समझिए कि किसी भी सैंपल डाटा का जो वेरिएंस होता है, जो विचलन होता है मेरे भाई, वेरिएंस जो होता है वो प्रसरण जो होता है, प्रसरण हिंदी में, वो मानक विचलन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे 18 था, तो वेरिएंस जो आएगा वो 18 का स्क्वायर आएगा, 324। ठीक है, तो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए, केवल सवाल करके नहीं दिखाया। सवाल नंबर 3 करो बच्चों। एक सर्कल की परिधि इसकी त्रिज्या से 111 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? मेंसुरेशन 2D का सवाल है, यानी कि यहां पे दे रखा है सर्कल की सरकमफेरेंस माइनस रेडियस। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना होता, सर्कल के तो हमें सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए रेशियो में कि भाई अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, तो उसकी सरकमफेरेंस यानी कि परिधि 44 होती है। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होती है, सर्कल का एरिया 154 होता है, 154। ये रेशियो होता है, याद करो भाई। रेडियस अगर 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होगी, एरिया 154। अगर रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होगी, तो सरकमफेरेंस रेडियस से कितना ज्यादा है? 37 यूनिट ज्यादा है। सवाल के अनुसार सर्कल की जो परिधि या सरकमफेरेंस है वो त्रिज्या से 111 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि 3 गुना। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 37 थी 111, 3 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ का मल्टीपल आया। अब देखिए एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, अगर लेंथ यहां पे 3 गुना हो रही है तो एरिया क्या आएगा मेरे भाई? 3 का स्क्वायर 9 गुना होगा, कि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं प्यारे बच्चे, ये लॉजिक ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि लेंथ, रेडियस लेंथ है, परिधि लेंथ है, सेंटीमीटर में नापेंगे, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापेंगे, तो ये 3 का स्क्वायर होगा, 154 का 9 से गुणा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 1350 प्लस 36। कोई तकलीफ इसमें? आगे आ जाइए बच्चे, सवाल नंबर है 4 आपके सामने, बताओ। एक और शानदार सवाल आपके सामने डिस्काउंट का। एक ग्राहक को 11, 13, 15% की लगातार 3 छूट देने के बाद एक दुकानदार वस्तु के लागत मूल्य पर 19% का लाभ कमाता है। अगर दुकानदार ने केवल 11 और 13% की ही छूट दी होती, यानी कि 15% की छूट नहीं देता दुकानदार, तो लाभ परसेंट क्या होता? बहुत सारे तरीके सवाल को सोचने के हैं, पर जो हम आपको बताएंगे रिवर्स मेथड वो बेस्ट होगा। यहां तो फिर भी परसेंटेज में, रुपए में पूछता तो भी आप कर पाओगे। देखिए डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। तो एक दुकानदार वस्तु के मार्क प्राइस पे पहले 11% डिस्काउंट देता है, 11% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। फिर मेरे भाई 13% डिस्काउंट देता है, 13% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत और कम हो जाएगी। फिर जो प्राइस आता है उस पर 15% डिस्काउंट देता है, 15% डिस्काउंट देने के बाद फाइनली जो है दुकानदार उस सामान को सेल कर देता है, और सेल करने से लागत मूल्य पर 19% का लाभ होता है। देखो डाटा बहुत इजी है, प्रॉफिट तो सीपी पे होता है। अगर हमने सीपी 100 मान लिया, कि माना वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 100 है, अगर 100 पे आपको 19% का लाभ हुआ है बच्चों, तो सामान बिका कितने में? 119 में। 100 पे 19% का प्रॉफिट है, तो बच्चे सामान बिका कितने में? 119 में बिका। सवाल यह है कि अगर दुकानदार ने केवल 11% और 13% की छूट दी होती, 15% का डिस्काउंट ना दिया होता मेरे भाई, तो लाभ क्या होता? अगर दुकानदार केवल 15% का डिस्काउंट नहीं देता तो सामान इस प्राइस में बेचेगा मेरे भाई। अगर दुकानदार
मार्क प्राइस पे पहले 11% डिस्काउंट देगा, फिर 13% डिस्काउंट देगा, तो दुकानदार वस्तु को इस प्राइस में बेचेगा मेरे दोस्तों। आगे 15% का डिस्काउंट देने से मना कर दिया दुकानदार ने। यानी कि आपको यह प्राइस निकालना है, और इसी प्राइस को 15% कम करने के बाद 119 आता है। तो मेरे दोस्त 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है मेरे भाई? 3/20। यानी कि अगर ये 20 है तो 20 को 3 कम करके 17 आएगा। ये 20:17 होगा। 17 की वैल्यू बच्चों 119 है 7 गुना, तो 20 की वैल्यू भी 7 गुना आएगी, 140 यूनिट। यानी कि ये प्राइस 140 यूनिट आ गया बच्चे। यानी कि अगर आप केवल 11 और 13% का डिस्काउंट दोगे तो 100 रुपए का सामान 140 में बिकेगा, यानी कि 40 ज्यादा में बिकेगा, तो आपको 40% का लाभ होगा। और यह सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। मैंने पूरा लिख के बताया, हालांकि पेपर में इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, और मैं यहां केवल सवाल सॉल्व नहीं करा रहा, वो तो मैं 15 मिनट में करके निकल सकता हूं। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। सवाल नंबर 5 देखिए अलजेब्रा का, ठीक है। यदि एक्स रूट एक्स प्लस 1/x√x 7 है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। देखिए ये क्यूब स्क्वायर वाला सवाल है। एक्स रूट एक्स बड़ी प्यारी चीज है भाई। अगर आप एक्स रूट एक्स का स्क्वायर करते हैं तो बताओ क्या आएगा? एक्स का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आएगा, यानी कि एक्स क्यूब। तो प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल मत घबराइए, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे एक्स रूट एक्स प्लस 1/x√x का स्क्वायर तो क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस 1/x³ आएगा। प्लस का स्क्वायर कर रहे हैं मेरे भाई, फॉर्मूला क्या है? के स्क्वायर माइनस 2। फॉर्मूला क्या है? के स्क्वायर माइनस 2। 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 47। बोल हाँ। अगर एक्स प्लस 1/x के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के स्क्वायर माइनस 2। बस यह परेशानी क्या है कि एक्स ना लिख के एक्स की जगह एक्स रूट एक्स है, एक्स क्यूब प्लस 1/x आ गया। अब हमें मेरे प्यारे भाई यहां पर जाना है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 में, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसका फिर से स्क्वायर करोगे, पावर 3 का फिर से स्क्वायर करोगे, पावर 6 आएगा x क्यूब का, ठीक है भाई। तो फिर से सेम फॉर्मूला लग जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2। 47 का स्क्वायर होता है 2209। 2209 में से 2 घटाएंगे 2207। तो बढ़िया, 2207 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए अगला सवाल। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने छठा, करो। टाइम एंड वर्क का सवाल है। ए बी सी अकेले 40 50 60 दिन में काम पूरा करते हैं। लिख लेते हैं मेरे भाई। 3 लोगों के बारे में दिया है यहां पर ए बी सी। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी जो है 50 दिन में कर सकता है, सी 60 दिन में काम पूरा कर सकता है, ठीक है। वे एक साथ काम जो है शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। पूरे काम के लिए अगर 48,000 रुपए मिलते हैं तो सी का हिस्सा क्या होगा? ए और बी तो छोड़ के भाग रहे, सी शुरू से एंड तक टिका हुआ है। तो आप ये पता लगा लो कि ये काम कितने दिन में हुआ मेरे भाई। इस सी ने फुल टाइम काम किया है शुरू से एंड तक। तो 40 50 60 का एलसीएम 600, शिफ्टिंग से पता लगाना पड़ेगा मेरे भाई। 600 आपका टोटल वर्क आ गया। यहां पे ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 15। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12। 50 गुणा 12 600। सी 600 कुर्सी 60 दिन में बनाता है, एक दिन में कितना बनाएगा? 10। ये तीनों लोगों की एबीसी की एफिशिएंसी आ गई। अब मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, मान लो सपोज यहां से काम होना शुरू हुआ, यहां पे जाके काम खत्म हुआ, यहां से काम शुरू हुआ, यहां पे जाके काम खत्म हुआ, और इस टाइम में काम हुआ कितना है? 600 यूनिट है भाई। ए ने 5 दिन काम किया फिर छोड़ के चला गया। ए ने केवल स्टार्टिंग के 5 दिन काम किया फिर छोड़ के चला गया, यानी कि बाकी ए का कोई अता पता नहीं। तो भाई ए से बोलो, ए भाई तो जब 5 दिन बाद जब छोड़ के भागना ही है तो काम ही मत कर। आप ए से 5 दिन काम भी मत कराओ, ए को फिल्म से डिलीट कर दो। ये ए नाम का जो आदमी है ये एक दिन में 15 कुर्सी बनाता है। अगर ए 5 दिन भी काम ना करता, 5 दिन में कितना करेगा? 75। अगर ए स्टार्टिंग से 5 दिन भी काम ना करता, ए को पिक्चर से डिलीट कर दो तो 75 यूनिट काम कम होता। अगर ए शुरू के 5 दिन भी काम ना करता तो 75 यूनिट काम कम होता, ठीक है जी। मैंने ए को फिल्म से डिलीट कर दिया। बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। देखिए बी स्टार्टिंग से लगा हुआ है, करता जा रहा है काम।
आखिर के 3 दिन में छोड़ के भाग गया। तो भैया बी से बोलो यार, बी जब तू शुरू से लगा हुआ है 3 दिन में क्यों दिक्कत कर रहा है, आखिर के 3 दिन भी काम कर ले। बी एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है। अगर बी आखिर के 3 दिन भी काम करता तो 12 तिया 36, 36 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। तो सेम टाइम में काम होता कितना मेरे भाई, 600 माइनस 75, 525। 525 में 36 जोड़ेंगे, 561 यूनिट काम होता सेम टाइम में। मैंने टाइम नहीं बदला। और इस काम को करते कौन, ए को तो लात मार के भगा दे, इस काम को करते बी और सी मिलकर। और बी और सी मिलकर ये काम करेंगे जी 12 जमा 10, 22 एफिशिएंसी के साथ। 22 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि काम कितने दिन में हुआ डिवाइड कर दीजिए। ये जाएगा मेरे दोस्तों, जाएगा भी 11 से चला गया जी। 11 पंजे 55, 11 कम 11, 51/2 दिन में काम खत्म हुआ। 51/2 दिन में। अगर आपसे सवाल यह होता कि काम कितने दिन में निपटा, आंसर आएगा 51/2 दिन में। भाई सी शुरू से आखिर तक है, यानी कि सी ने पूरा 51/2 दिन काम किया है। पूछा है सी का हिस्सा क्या होगा। भाई साहब एक बात बताओ, सी जो है 60 दिन में काम करता है। मुझे एक बात बताओ, सी पूरा काम 60 दिन में करता है। सी ने मेरे दोस्तों कितने दिन काम किया, 51/2 दिन काम किया। अगर सी पूरा काम 60 दिन में करता है, एक दिन में करेगा 1/60। सी 51/2 दिन में कितना काम करेगा, 51/2 को 60 से भाग करेंगे, ये चला जाएगा 3 से 17 बार, और ये जाएगा भैया 3 से 20 बार, 20 दूनी 40, यानी कि 17/40 हो गया। यानी कि सी ने टोटल वर्क का 17/40 किया है। सी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/60। 51/2 दिन में कितना काम करेगा, 51/2 से गुणा। सी ने टोटल वर्क का 17/40 किया, तो पैसा भी इतना दो, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो सी को 48,000 रुपए का 17/40 दिया जाएगा। 0 से 0, 4 से जाएगा भैया 1200 बार, 17 गुणा 1200 यानी कि 17,000 प्लस 3400, 20,400 रुपए। तो सी का हिस्सा होगा डी ऑप्शन, 20,400। अच्छा सवाल है मेरे भाई, शिफ्टिंग मेथड हम लोगों ने लगा लिया। आगे सवाल नंबर है 7। एक डीलर अपने सामान पर कॉस्ट प्राइस से 30% हायर जो है मार्क करता है। इन ऑर्डर टू सेल हिज गुड्स एट नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस, व्हाट परसेंट डिस्काउंट शुड ही अलाउ। अच्छा, एक डीलर कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक मूल्यांकित करता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 3/10। जैसे डीलर के लिए किसी सामान का कॉस्ट प्राइस है 10, तो 10 से 3 ज्यादा, उसने मार्क प्राइस कितना लगाया, 13। 10 रुपए के सामान का मार्क प्राइस 13 लगाया है। अगर वो सामान को नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस में बेचना चाहता है तो कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए। डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दिया जाएगा। अगर आप सामान को नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचोगे तो सामान क्रय मूल्य पर बिकेगा। ये अगर 5 रुपए का पेन मैंने खरीदा, मैंने 5 रुपए में ही बेच दूं तो ना लाभ होगा ना हानि। तो नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए 13 रुपए के एमआरपी का सामान वापस 10 रुपए में बेचना पड़ेगा, तो आपको 3 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा 13 पर। ये आ जाएगा बच्चे, ठीक है जी। 1/13 जो होता है वो अप्रोक्स 7.7% होता है। 3/13 इसका 3 गुना आएगा मेरे भाई, यानी कि लगभग 23% के करीब। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आसान सवाल, आ जाइए। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने 8। डायमंड वर्क का फिर से 6 दिन तक काम करने के बाद मीना ने पाया कि केवल 1/3 काम पूरा हुआ है। शी नाउ एम्प्लॉयज नीना, उसने नीना को काम पे लगा दिया, हु इज 40% लेस एफिशिएंट देन हर, एंड वर्क्स टुगेदर टिल द वर्क इज कंप्लीटेड। दोनों ने अब काम पूरा होने तक साथ में काम किया। तो बताइए इन हाउ मेनी टोटल डेज एंटायर वर्क कंप्लीटेड, पूरा काम कितने दिन में हुआ। बहुत बढ़िया, देखिए मीना ने 6 दिन तक काम किया। मीना ने मेरे दोस्तों 6 दिन तक काम किया। कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। मीना ने काम किया 6 दिन तक और उसने देखा 1/3 काम ही हुआ है, तो यानी कि अभी 2/3 काम बाकी है। 2/3 काम बाकी, यानी कि अभी 12 दिन का काम बाकी है। अगर 1/3 काम पूरा हुआ है तो अभी मीना के 12 दिन का काम बाकी है। ये ना आप बोलोगे यस सर ये काम हो चुका। मीना ने 6 दिन तक काम किया, 1/3 काम हो गया, तो अभी जो है 2/3 काम बाकी है, 12 दिन का काम अभी बाकी है मीना के। अब उसने क्या किया, मीना ने एक दूसरी जो लड़की काम पे लगा ली, नीना, जो उससे 40% कम कुशल है। 40% की फ्रैक्शन लो 2/5, यानी कि मीना की एफिशिएंसी 5 है तो नीना की एफिशिएंसी 2 कम है 3। अब ये दोनों लोग मिलकर बचा हुआ काम करते हैं। अब बताओ मीना की एफिशिएंसी 5 है,
मीना के 12 दिन का काम बाकी, रिमेनिंग वर्क है। ये आ गया बच्चे रिमेनिंग वर्क, ठीक है जी। मीना एक दिन में 5 कुर्सी बनाते, मीना के 12 दिन का काम बाकी, रिमेनिंग वर्क आ गया। अब काम पूरा होने तक साथ में काम करते, इसको दोनों लोग मिलकर करते, मीना प्लस नीला 8 एफिशिएंसी के साथ। तो काम कितने दिन में होगा? 12 पंजे 60 बटे 8 आ जाएगा, 7.5 दिन में। तो बचा काम 7.5 दिन में होगा। सवाल लेकिन यह है कि भैया पूरा काम कितने दिन में हुआ? देखो, मीना ने अकेले 6 दिन तक तो काम किया ही, फिर बचा काम मीना नीना ने मिलकर 7.5 दिन में किया, तो टोटल काम हुआ है 7.5 प्लस 6 यानी कि 13.5 दिन में। तो आंसर डी ऑप्शन होगा, ये गलती मत कर देना। सवाल नंबर 9, 3 साल में सीआई और एसआई का डिफरेंस 840 रुपए, ब्याज की दर 11:1/9% है, प्रिंसिपल बताओ। गजब का क्वेश्चन है और इसका शानदार तरीका भी आपको आना चाहिए मेरे भाई। कभी भी पेपर में 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस पे सवाल आए तो गोल्डन रेशियो याद करो, ये 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। लेकिन अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे प्यारे बच्चे, तो ये 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस देगा। यहां ब्याज की जो दर है 11:1/9% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 1/9। हम चूंकि कहानी 3 साल की मान रहे हैं, तो आप प्रिंसिपल है जो बटे 9 आ रहा है ना, आप प्रिंसिपल को 9 का क्यूब मान लीजिए, यानी कि 729 मान लो कि माना जो आपका प्रिंसिपल है वो 729 है। कहानी 3 साल की है तो पावर 3 है, जो बेस होगा 11:1/9% की फ्रैक्शन 1/9 है ना, तो पावर 3 कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि आपको बार बार 1/9 करते जाना। अगर ब्याज की दर 11:1/9% है, मैंने प्रिंसिपल 729 मान लिया, तो 729 का 1/9 81, 81 का 1/9 9, 9 की 1/9 में गुणा करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 3 27 प्लस 1 28। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि अगर आपका प्रिंसिपल 729 है तो 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 28 है, जबकि 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस बच्चों 840 रुपए आएगा। कितने गुना? 30 गुना, 28 तिया 84, 30 टाइम्स हो गया। तो आपसे मूलधन पूछा है, मूलधन भी 729 का 30 गुना आएगा, ये आ जाएगा 2187 21870। आगे बात समझ में? बिल्कुल रेलेवेंट और फ्रेश मॉक टेस्ट है आपके सामने। बताइए साइन 31 डिग्री अल्फा तो कॉट 59 डिग्री का मान बताइए। त्रिकोणमिति का क्या ही है भाई इसमें? अगर आपको 31 डिग्री दिया है तो 31 में बदलो ना। 59 का कॉम्प्लीमेंट्री 31 होता है प्यारे बच्चे, 59 31 90, कॉट बदल जाएगा tan में, तो कॉट 59 tan 31 डिग्री के बराबर है। और tan होता है मेरे भाई साइन बटे कॉस, tan 31 डिग्री का मतलब साइन 31 डिग्री बटे कॉस 31 डिग्री। बोल हाँ, आप बोलोगे जी। साइन 31 डिग्री आपका अल्फा दिया है, कॉस 31 डिग्री का आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 31, 1 माइनस साइन स्क्वायर 31 डिग्री यानी कि √1 माइनस अल्फा स्क्वायर। कौन सा आंसर आ गया? ये देखो बी आंसर आ गया फटाक से, कुछ भी नहीं था सवाल में। सवाल नंबर 11 देखिए बच्चे, एक कंपनी ने 234 महिलाओं और 198 पुरुषों को रोजगार दिया एंड देयर एवरेज वेज वॉज 30.25 रुपी पर डे। और उनकी जो एवरेज कमाई है प्रतिदिन की वो 30.25 रुपए दोनों की मिलाकर। मैन गॉट 6 रुपी मोर पर डे देन ए वुमेन, एक आदमी को एक औरत से पर डे 6 रुपी ज्यादा मिलते हैं। तो आपसे पूछा है आदमी का डेली वेज कितना है, पुरुष का डेली वेज कितना है। गजब, यानी कि यहां पे एवरेज कमाई दी हुई है, एवरेज कमाई मैन वुमेन की संख्या दी हुई है। तो ये सवाल एलिगेशन का और ये सवाल क्लर्क के पेपर का प्रीवियस ईयर है, मेमोरी बेस्ड। बहुत आसानी से आप कर सकते हो। जैसे भी एक कंपनी में वुमेन भी काम कर रही हैं, महिलाएं भी और आदमी भी, हमें नहीं पता, हम यहां पे एलिगेशन लगाएंगे किस पे? एवरेज वेज पर डे पर, एवरेज कमाई पर डे पर एलिगेशन लगाएंगे। नहीं पता एक औरत पर डे कितना कमाती है, एक आदमी कितना कमाता है, पर यह दिया कि एक पुरुष को एक महिला से पर डे 6 रुपीस ज्यादा मिलते हैं। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। और यहां पे मैन और वुमेन की, मैन और वुमेन को जो रोजगार दिया उनकी एवरेज सैलरी 30.25 है। वुमेन प्लस मैन की एवरेज सैलरी 30.25।
अगर एवरेज वेज पे आप एलिगेशन लगाओगे तो एलिगेशन लगाने से वुमेन और मेन की संख्या का रेशियो आएगा। वुमेन कितनी है 234, आदमी कितने हैं 198। रेशियो लीजिए मेरे भाई, 2 से तो कटेगा ही, दोनों इवन नंबर है, और 198 मतलब 22 होता है ना, 22 नहीं, 11 से नहीं 9 से कटेगा भाई। तो ये यानी कि 18 से कट जाएगा, 9 से भी और 2 से भी। 18 से 18 कम 18, 5 18 3 54, और ये 11 बार, यानी कि मैं वुमेन और मैन की संख्या का रेशियो 13:11 आ गया। आदमी और औरतों की संख्या, औरत और आदमी की संख्या का अनुपात 13:11 आ गया। अब क्या आपको एलिगेशन आता है मेरे भाई लगाना? यहां वुमेन और मैन की एवरेज वेज का डिफरेंस दिया है, यही जो डिफरेंस है यही 13:11 के रेशियो में डिवाइड होता है, यानी कि 13 + 11 हो गया टोटल 24। 24 की जो वैल्यू है वो 6 रुपए पर डे है, यानी कि मेरे दोस्तों 1/4, 1/4, 1/4। तो यहां भी 1/4 होना चाहिए। 13 का 1/4 कितना आएगा? 13 का 1/4 आएगा भाई 3.25, 3.25। हालांकि आगे करने की जरूरत नहीं है। एक बात बताऊं, आदमी ज्यादा कमा रहा है, पुरुष ज्यादा कमा रहा है, औरत कम कमा रही है, तो पुरुष का जो एवरेज वेज होगा वो मेरे प्यार में मीन वैल्यू से ज्यादा होगा, यानी कि मैन की पूछा ना, पुरुष की जो दैनिक वेतन होगा वो मीन वैल्यू से ज्यादा होगा, क्योंकि मैन ज्यादा कमा रहा है, वुमेन ज्यादा कमा रहा है, ये होता है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है? तो वुमेन की एवरेज वेज मीन से कम होगा, मैन का ज्यादा है, तो 30.25 से 3.25 ज्यादा है। 30.25 से 3.25 ज्यादा कितना होता है? 30 3 33, 33.5 आ जाएगा। 33.5 रुपए पर डे आदमी की, एक पुरुष की पर डे की कमाई है, पहला ऑप्शन। ठीक है बच्चे, मुझे लगता है सबको समझ में आया है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 12। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आर और एस के समद्वि भाजक बिंदु टी पर चतुर्भुज के भीतर मिलते हैं। एस टी आर 32.5 है, पी क्यू का रेशियो 4:9 है। क्यू और पी की माप में कितना अंतर है? मैं आपको कौन से बता देता हूं मेरे भाई सवाल का। सवाल तो ये मात्र 2-3 सेकंड में मैं करके निकल जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन उसका फायदा थोड़ा है, मुझे अपनी कलाकारी नहीं दिखानी है, आपको सिखाना है भाई। जैसे चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, आप कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां एंगल आर और एस के बाइसेक्टर मिलते हैं टी पर। कौन? आर का समद्वि भाजक है, ये एस का बाइसेक्टर है मेरे भाई। यहां ये एंगल आर का बाइसेक्टर है, ये एस का बाइसेक्टर है, यहां पर पॉइंट टी पर मिलते हैं। यस और नो? आप बोलोगे यस सर। तो भाई अगर किसी भी चतुर्भुज में दो लगातार एंगल के बाइसेक्टर खींचे जाएं, लगातार है आर और एस, ऐसा नहीं कि आप आर और पी के खींच रहे हो, गलत हो जाएगा। आर और एस लगातार एंगल है, इनके बाइसेक्टर यहां पे मिलने हैं पॉइंट टी पर। तो ये जो एंगल बनेगा एस टी आर, ये जो कोण है, ये बाकी दोनों कोण यानी कि पी और क्यू का एवरेज होगा। एंगल पी प्लस एंगल क्यू का एवरेज होगा, इनको जोड़ के आधा करो, ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे पी और क्यू का रेशियो 4:9 है, पी और क्यू का रेशियो। एस टी आर 32.5 है। क्लियर? कोई परेशानी नहीं। तो आपसे क्यू और पी की माप में डिफरेंस पूछा है, तो ये एंगल पी और एंगल क्यू का रेशियो है। तो यहां पी और क्यू का सम कितना आएगा मेरे भाई? 4 9 13। एवरेज कितना आ जाएगा? 13/2, एवरेज आ जाएगा 6.5। तो यहां पे एंगल पी और क्यू का एवरेज आएगा 6.5 यूनिट। सवाल में इसकी वैल्यू जो है वो एस टी आर के बराबर है, 32.5 डिग्री के बराबर। तो बताइए कितने गुना? आप कहोगे सर सीधा सीधा 5 गुना हो रहा है, 5 टाइम्स, 5 गुना। क्यू और पी की माप का डिफरेंस, तो ये 9 और 4 का डिफरेंस है 5 यूनिट। तो 5 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 5 गुना डिफरेंस आपसे पूछा, 25 डिग्री आ जाएगी, और ये आंसर है। तो कुछ बचा सवाल में? कोई दम नहीं है। थर्ड ऑप्शन आओ। एक पुरुष और उसकी पत्नी की एज का रेशियो 4:3 है। 4 साल बाद ये रेशियो 9:7 होगा। शादी के समय ये रेशियो 5:3 था। कितने साल पहले शादी हुई थी? बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, एक हस्बैंड है और उसकी वाइफ है। अगर हम यहां प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में बेचारे हस्बैंड वाइफ की जो एज है उसका रेशियो है 4:3। हस्बैंड वाइफ की एज का रेशियो 4:3 है। अच्छा, 4 साल बाद ये रेशियो 9:7 होगा। प्रेजेंट से 4 साल के बाद ये रेशियो 9:7 होगा। शादी के टाइम, अगर
प्रेजेंट में हस्बैंड वाइफ है तो शादी पहले हुई होगी। शादी के समय ये रेशियो 5:3 था। कितने साल पहले शादी हुई थी, ये आपसे पूछा है। बहुत अच्छा सवाल। एक बार बताऊं, मान लो अगर वाइफ की एज 10 साल बढ़ी है तो हस्बैंड की एज भी 10 साल बढ़ेगी, है ना। गैप, एज का गैप सेम रहना चाहिए। यहां डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। 5:3 में 2 का डिफरेंस है, 4:3 में 1 का डिफरेंस है, 9:7 में 2 का डिफरेंस है। यहां भी 2 का डिफरेंस बनाने के लिए पूरे रेशियो को 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 चौक 8, ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, मेरा सवाल यहीं पे निबट जाएगा। आप ये देखो, प्रेजेंट में हस्बैंड 8 का है, 9 का हो जाएगा 4 साल बाद। वाइफ 6 की है, 7 की हो जाएगी, 1-1 यूनिट बढ़ेगी। दोनों की एज 1-1 यूनिट बढ़ी और 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल है। प्रेजेंट में हस्बैंड 8 यूनिट का है, शादी के समय 5 का था, यानी कि कितना, 3 यूनिट कम हुआ, 3 यूनिट। वाइफ की एज 6 से 3, वाइफ की प्रेजेंट में 6, शादी के समय 3 यूनिट, 3 यूनिट कम हुई। तो यानी कि अगर 1 यूनिट के लिए 4 साल है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 साल। तो शादी प्रेजेंट से 12 साल पहले हुई थी, ये आंसर है ना। प्रेजेंट से 3 यूनिट टाइम पहले शादी हुई थी। 1 के लिए 4 साल है, 3 के लिए 12 साल, खेल खत्म। इजी सवाल था बच्चे। सवाल नंबर हम 14 करेंगे। 14वां सवाल है आपके सामने, फिर से जो है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। एक बुक सेलर मार्क्स हिज बुक एट एन एडवांस ऑफ 69% ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। He allows a discount of 15% and also a copy free for every dozen sold at a time. एक दर्जन किताब पर एक किताब मुफ्त देता है। तो बताओ उसको प्रॉफिट कितना होता है बुक सेलर को, अगर वो बुक्स 12 के स्लॉट में ही बेचता है। वो दर्जन ही किताबें बेचता है मेरे भाई, एक दर्जन से कम नहीं बेचता, दर्जन के स्लॉट में बेचता है। अरे भाई, पहले आप मार्कअप करते हो, मार्कअप करने के बाद मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देके बेचते हो। तो प्रॉफिट जो होता है वो मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है। अगर एक दुकानदार ने किताबों की लागत मूल्य से 69% बढ़ा के अंकित किया, इसका मतलब यह है कि अगर बुक का सीपी 100 रुपए है तो उसने मार्क प्राइस लगाया है 169 ज्यादा है। फिर भैया बुक पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है बच्चे 3/20। 3/20 का मतलब वो 20 रुपए के सामान पे 3 का डिस्काउंट दे रहा है, 20 का सामान 17 का बेच रहा है। उसके बाद वो हर 12 किताब की खरीद पर एक किताब फ्री दे रहा है, ये भी तो डिस्काउंट है। यानी कि टोटल कितनी किताबें दी, 12 13, 13 में से 12 का पैसा लिया, एक फ्री है, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 1/13। 13 रुपए पे 1 का डिस्काउंट है, 13 का सामान 12 में बिका। ओवरऑल प्रॉफिट क्या आएगा, सीधी सीधी गुणा, सक्सी मतलब सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। 13 से मेरे दोस्तों 169 कट जाएगा 13 बार, है भी 4 से कटेगा, 4 तिया 12 और ये 4 पंजे 20, खत्म। तो ये आ जाएगा 100 पंजे 500। 4 से ना काट के अगर 2 से काटो तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, 2 से काट, 2 छिक्का 12 और ये 2 2 20। ये नीचे 100 इंटू 10 1000 आएगा, 1000। और ऊपर क्या आएगा भाई, 13 गुणा 17 221 हो गया, 221 का 6 गुना 1200 प्लस 126, तो आ जाएगा 1326। ये 1326 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये हमेशा अगर आप मार्कअप और डिस्काउंट की सीधी सीधी गुणा करेंगे, ये इनिशियल क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य सीपीएसपी का रेशियो आएगा। लाभ कितना हुआ देखो, लाभ तो सीपी पर बेस मान के निकाला जाता है। सीपी को 100 बना लेंगे, जल्दी आंसर आ जाएगा। 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे 10 से भाग दे दो। आप ऊपर नीचे 10 से भाग दे देंगे मेरे भाई, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 का सामान 132.6 में बिका, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो, 32.6 का प्रॉफिट हुआ 100 पर। ये डायरेक्ट परसेंटेज में आ गया, इसलिए मैंने मेरे भाई 4 से ना 2 से काटा कि नीचे 100 इजीली बन जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है 15। यदि ए बराबर है बी बराबर सी, ए बी सी की वैल्यू दी है, आपसे पूछा है यार सीधा अलजेब्रा का फॉर्मूला। ऐसी कौन सी तकलीफ इस सवाल में आपको आ रही है जो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके सवाल डाल रहा हूं। तब बच्चे ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं भाई कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर्मूला है एसएससी में। अगर इसको डिवाइड किया जाए किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए से,
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए से डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करने पर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। दैट्स इट, यही तो है। बस यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ये माइनस, यहां थोड़ा सा मैंने चेंज कर दी, यहां से अगर माइनस आप ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि यहां ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को पहले लिख लिया और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को बाद में लिख लिया, यानी कि मेरे दोस्तों इधर उधर कर दिया तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। भाई नीचे हमने माइनस से गुणा कर दी है, यहां हमने नीचे माइनस से गुणा कर दी तो यहां भी माइनस से गुणा हो जाएगी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि आंसर निगेटिव आएगा। ये आंसर तो है ही नहीं, आंसर निगेटिव आएगा। आगे बात समझ में? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, इन दोनों में से एक है। आप इन तीनों को जोड़ेंगे मेरे भाई, 2 3 5 और 1 6 27 के करीब नहीं आएगा, जोड़ के 8 के करीब आएगा। ये आंसर है माइनस का 8। तीनों को जोड़ेंगे तो 8 के करीब आएगा और नेगेटिव आएगा, बात खत्म। सवाल नंबर है 16। बताइए बच्चे, एल्फा बराबर √14 प्लस √14 माइनस √14 प्लस √14 डॉट डॉट, बीटा बराबर ये है। तो आपसे अल्फा माइनस बीटा पूछा है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, ये भी बेहतरीन सवाल है। ये अल्फा की वैल्यू है और ये प्यारे दोस्तों बीटा की वैल्यू है। आपसे अल्फा माइनस बीटा पूछा है। ज्यादातर बच्चे सवाल का आंसर 1 बताएंगे, ठीक भी है, लेकिन ये सवाल वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है जो आप सोच रहे हो। अल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए कि भाई कभी भी एक ही नंबर को बार बार रूट के अंदर लिखा जा रहा है अल्टरनेट साइन करके, रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अगर शुरुआत माइनस से होती है, रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए, ठीक है जी, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो जी इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम ही होता है, हल्का सा फर्क है। अगर शुरुआत प्लस से होती है तो फॉर्मूला होगा √4a माइनस 3 प्लस 1/2। अगर शुरुआत माइनस से होती है तो फॉर्मूला आएगा √4a माइनस 3 माइनस 1/2, √4a माइनस 3 माइनस 1/2। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है? आप बोलोगे यस ये ठीक है। ये अगर x कहता हूं, इसको मैं y कहता हूं, तो यहां से x माइनस वाई जो आएगा अगर आप घटाओगे तो 4a माइनस 3 √4a माइनस 3 कट जाएगा, 2/2 1, इसलिए इसका आंसर 1 है। मान लो अगर आपने इस सवाल में केवल अल्फा का मान पूछा होता, ये सवाल आ जाता बताओ √14 प्लस √14 माइनस √14 प्लस √14 इसकी वैल्यू क्या है, वो कमेंट में आप मुझे करके बताइएगा इस फॉर्मूले से। कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया आपके सामने। आगे करेंगे मेरे भाई सवाल नंबर 17, जल्दी से रमन्ना वाला। ये भयंकर सवाल सीपीओ 2024 के पेपर का है, ये प्रीवियसर क्वेश्चन है। आप ये मत समझो कि हम आपको डरा रहे हैं, बिल्कुल रेलेवेंट मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ये प्रीवियसर का सवाल है। अच्छा बहुत सारे बच्चों ने किया नहीं हुआ, करना चाहिए। रमन्ना परचेस रॉ मटेरियल फॉर ए सर्टेन प्राइस टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट। रमन्ना ने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ कच्चा माल खरीदा सर्टेन प्राइस पर। However, owing to shortage of labor, 22.5% of raw material could not utilize. लेबर मिली नहीं उसे, तो 22.5% रॉ मटेरियल यूज नहीं हो सका और वेस्ट हो गया। 80% of cost of raw material used was added as the cost of manufacturing. देखिए कच्चे माल से प्रोडक्ट बनाने में खर्चा भी आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लगता है ना, तो 80% जो है जो रॉ मटेरियल यूज किया है उसका ऐड किया गया मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट में। रमन्ना जो है इस प्रोडक्ट को सेल करता है, ओवरऑल 20% प्रॉफिट कमाता है 20% डिस्काउंट ऑफर करके, ठीक है। तो आपसे ये पूछेगा हाउ मेनी टाइम्स ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, जो उसने रॉ मटेरियल परचेज किया है उसका कितने गुना प्रोडक्ट का मार्क प्राइस है। बहुत बढ़िया सवाल मेरे भाई, जबरदस्त क्वेश्चन। डाटा बहुत आसान है, परसेंटेज बहुत आसान है, 100 मान के कर लेते हैं। मान लीजिए कि जैसे रमन्ना ने रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपए का, 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, कोई दिक्कत इसमें? आप बोलोगे नहीं सर। अब 100 रुपए में से 22.5% तो आपका वेस्ट हो गया, तो फिर यूज कितना हुआ मेरे भाई?
100 में से 22.5 घटाओ, 77.5 रुपए का रॉ मटेरियल यूज हुआ। ठीक है, इसी से आपने प्रोडक्ट बनाया। अब जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसका 80% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, तो 77.5 का 80% कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये बताओ, ये बताइए बच्चे। 70 का 80% 56 होता है, 7.5 का 80% 6 होता है, यानी कि 62, ये 62 आ गया बच्चे। तो यानी कि आपका टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कितना हो गया, आपका टोटल कॉस्ट कितना हो गया मेरे भाई। भाई 100 रुपए का तो आपने रॉ मटेरियल खरीदा था, प्लस 62 रुपए आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, तो टोटल कॉस्ट हो गया आपका 162। अब आपका 162 पैसा खर्च करके प्रोडक्ट बन गया। अब आप इसको बेचना चाहते हो, बेचने के टाइम पे आपको प्रॉफिट 20% चाहिए, लेकिन आप मार्क प्राइस जो लिस्ट करोगे उस पे 20% डिस्काउंट दोगे। तो भैया प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो नहीं आ जाएगा। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, डिस्काउंट है 20%, 100 माइनस 20 80, प्रॉफिट है 20%, 100 प्लस 20 120, ये जाएगा मेरे भाई 40 से, ये 2:3 आ गया, ये 2:3 आ गया बच्चों, ये सीपीएमपी का रेशियो आ गया। अब यहां पे कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट की वैल्यू 162 है, ठीक है ना, चलो ये लिख लेते हैं, 2 यूनिट के लिए 162 है, 81 गुना, तो मार्क प्राइस भी क्या आएगा, 3 का 81 गुना 243, तो ये मार्क प्राइस आ गया वस्तु का 243, जो कि बहुत आसान है। तो आपसे पूछा है बताइए प्रोडक्ट का अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल की लागत का कुल कितना गुना है। तो जो हमने कच्चा माल खरीदा उसकी लागत है 100, मार्क प्राइस है 243। अब 100 से 243 कितने गुना है, 2.43 टाइम्स है, 2.43 गुना है, यानी कि सी ऑप्शन आंसर है सवाल का, 2.43 टाइम्स। तो सवाल मुश्किल नहीं था पर अलग जरूर था। सवाल नंबर 18, एक ट्रेन बिना रुके 108 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है, रुकने पर ये 99 किलोमीटर पर आवर की एवरेज गति से चलते हैं, ट्रेन पर घंटे औसतन कितने मिनट रुकते हैं। सबको पता है सवाल कैसे करते हैं। अगर ट्रेन बिना रुके चले तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 108 किलोमीटर, लेकिन जब वो स्टेशन पर रुक के चलते तो 1 घंटे में 99 किलोमीटर ही जाती है। 108 से 99 कितना, 9 किलोमीटर पर आवर कम है, यानी कि 1 घंटे में 9 किलोमीटर रुकती है, तो यानी कि वो 1/12 1/12 टाइम के लिए रुकती है, तो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में कितने समय के लिए रुकेगी, 5 मिनट, 60/12 5 मिनट आ जाएगा, खत्म। कुछ नहीं है, सब बच्चों को आता है इस सवाल। सवाल नंबर 19वां, x वेरीज डायरेक्टली एज रूट वाई, वाई 20.25 x 18, जब x 7.2 है तो y क्या होगा। बिल्कुल बेसिक सी बात, अगर आप इस सवाल की पहली लाइन पढ़ेंगे तो बोला है x वेरीज डायरेक्टली एज रूट वाई, x जो है रूट वाई के सीधे अनुक्रमानुपाती है, ठीक है जी, यानी कि x का जो रेशियो होगा वो रूट वाई के रेशियो के बराबर होगा। x का मान पहले 18 था, 7.2, x का मान पहले 18 था, बाद में 7.2। y का मान क्या है, y का मान मेरे दोस्तों पहले 22.25 था, जब x का मान 7.2 हो गया तो y की नई वैल्यू आपसे पूछे तो आपने बस रेशियो को सेम कर दिया और कुछ नहीं किया। ये 18 चौक 72, ये 1/0.4 हो जाएगा। ये ध्यान से सुनिएगा, 20.25 का ये अंडर रूट आ जाएगा मेरे भाई 4.5 बटे नीचे y का रूट y। अब ये 4.5 की 0.4 में गुणा करेंगे तो 1.8, तो 1.8 आ गया रूट y के बराबर। दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, 18 का स्क्वायर 324, यानी कि 3.24 y की वैल्यू आ जाएगी। नहीं, आंसर है बी ऑप्शन। बताइए, कोई समस्या नहीं। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 14 15 हैं, तो आपसे पूछा माध्यिकाओं के वर्ग का योग, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द मीडियंस। सीधा कॉन्सेप्ट होता है, सेंट्रॉइड में पढ़ाया जाता है, आपने नहीं पढ़ा तो आपकी गलती है। किसी भी ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, तो अगर मैं तीनों साइड के स्क्वायर का सम करूं, तीनों भुजाओं के स्क्वायर के योग का 3 गुना, सिग्मा मतलब सम, ये जो होता है ये माध्यिकाओं के स्क्वायर के योग के 4 गुने के बराबर होता है। मेरी बात समझ में आ गई। मीडियंस के स्क्वायर के सिग्मा लगा हुआ योग 4 गुना जो है साइड के स्क्वायर के 3 गुने के बराबर होता है। यहां पे माध्यिकाओं के वर्गों का योग पूछा है, तो 4 जो है इधर आ जाएगा बटे 4, बस खेल खत्म। तो मीडियन के स्क्वायर का सम आपसे पूछा, क्या आ जाएगा 3/4, भुजाओं के वर्गों का योग, भुजा 13 14 15, तो 13 का स्क्वायर 169 प्लस 14 का स्क्वायर 196
प्लस 15 का स्क्वायर बच्चे 225। ठीक है, ये आ जाएगा। तो 3/4 मल्टीप्लाई भाई। ठीक है, अब देखिए 169 में 196 आपको जोड़ना है, तो 160 ये आ जाएगा आपका, 200 जोड़ो, 369 से 4 कम 365, 365 और 225 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 590। 590 हो गया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 590। 4 से बड़ी आसानी से कट जाएगा। ठीक है जी, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 4 सत्ते 28, यानी कि 147.5 हो गया। कोई प्रॉब्लम? 560 होता तो 140 बार जाता है, 147.5। 3 से गुणा करने, 140 का 3 गुना 420, 7.5 का 3 गुना 22.5, 420 और 22.5 आएगा 442.5, 442.5। ये तीनों मीडियन के स्क्वायर का सम आ गया। ऑप्शन नंबर यहां पे सी करेक्ट है। ठीक है जी, मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया। सवाल नंबर 21, आगे चलिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के, ऊंचाई और दूरी के अच्छे सवाल आ रहे हैं, इसलिए मैं हर सेट में डालूंगा आपके लिए, बिल्कुल परेशान मत हो। ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ मॉल बिल्डिंग इज 75 मीटर हाई टू एन ऑब्जर्वर एट ए हाइट ऑफ 400 मीटर, द मॉल बिल्डिंग एंड द पोल सबटेंड इक्वल एंगल थीटा। एक ऑब्जर्वर जो 400 मीटर की हाइट पर है, मॉल बिल्डिंग और पोल बराबर एंगल थीटा बनाते हैं। अगर मॉल बिल्डिंग की हाइट 325 मीटर है तो आपसे पूछा है ऑब्जर्वर की पोल से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है। मेरे अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि ये सवाल जरूर आएगा, बेस्ट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो पहले आप इसका बेसिक या चित्र समझिए कि जैसे ही आपका हॉरिजॉन्टल हो गया बेटा, मान लीजिए सड़क हो गई, ये आपकी मॉल की बिल्डिंग है, ये मॉल की बिल्डिंग है मेरे भाई, और इसके ऊपर मेरे दोस्तों ये एक पोल है। ये जो है इसके ऊपर जो है प्यारे दोस्त, यहां पर ये पोल है, ये पोल है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अरे टेढ़ा सा कैसे हो रहा है पोल, बताओ जी, पोल ही ठीक नहीं हो रहा। हाँ जी, मान लो ये पोल है मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो यहां पे सवाल में जो बोला गया वो बोला गया कि मॉल की जो बिल्डिंग है, हाइट ऑफ मॉल बिल्डिंग 325 मीटर है। मॉल बिल्डिंग की जो हाइट है वो 325 मीटर है। इसके ऊपर जो पोल है इसकी हाइट 75 मीटर है। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। अब एक ऑब्जर्वर है 400 मीटर की हाइट पर। ऑब्जर्वर कहां होगा? 325 प्लस 75, 325 प्लस 75 कितना हो गया बच्चे? 400 मीटर हो गया। यानी कि ऑब्जर्वर जो है जस्ट इनके बाजू में आके ऐसे खड़ा हो जाएगा। ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर की आंख है मेरे भाई, यहां ये ऑब्जर्वर है 400 मीटर की हाइट पे। समझ में आया? क्योंकि ये 325 प्लस 75, ये भी 400 और ऑब्जर्वर भी 400 मीटर की हाइट पर है। ठीक है ना? अब बोला है कि ये मॉल की जो बिल्डिंग है और ये पोल बराबर एंगल बनाते हैं। बराबर एंगल जैसे भाई ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपकी आंख पे कितना एंगल बनाएगा? आप इसको ऐसे देखो तो आपकी आंख पे ये एंगल बनेगा थीटा। समझ में आया? ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। अब आप ये बताइए कि ये पोल इस ऑब्जर्वर की आंख पे कितना एंगल बनाता है? ये एंगल बनाएगा मेरे भाई, ये एंगल बनाएगा थीटा। समझ में आया? इसी तरीके से मॉल की बिल्डिंग जो ये 325 मीटर ऊंचे आदमी की आंख पे कितना एंगल बनाएगी? ये मिला दीजिए, मॉल बिल्डिंग के टॉप को और बॉटम को आदमी की आंख से मिला दिए तो ये भी एंगल बनाएगा थीटा। सबको मेरी बात समझ में आ गई? तो ये इक्वल एंगल बन रहा है थीटा थीटा। आपसे पूछा है पोल और आदमी के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये पोल और आदमी के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी हाइट 400, ये भी हाइट 400। अब बताइए, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यहां पे त्रिकोणमिति इस्तेमाल कर सकते हो, पर बेस्ट तरीका है ज्योमेट्री। बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है? आप बोलोगे हां सर दिख रहा है। ये इसमें एक लाइन खींची गई है, ये थीटा थीटा है मेरे दोस्त, ये एंगल बाइसेक्टर है।
ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को 75 और 325 में डिवाइड करता है। क्या आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। अगर ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को 75 325 में बांट रहा, रेशियो क्या है? 25 तिया 75, 25 से कम 25 और 7 25 तिया 75, 3 13। अगर ये 3 13 का रेशियो है तो एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो भी 3:13 होगा। एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो भी 3:13 होगा। समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ये 3 है, ये 13 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आ जाएगी? ये बताओ जरा, पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आएगी? √13 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, क्या आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से? यानी कि 160 यानी कि 16 दुसाम हो गया ना, 4√10। तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक 4√10 आ जाएगी। ये लेंथ भी 4√10 ही है ना बेटा, आमने सामने की बराबर है। तो 4√10 की वैल्यू 400 मीटर है, तो एक की वैल्यू आएगी 400/4 यानी कि 100/√10। 10 दुसाम 100 होता है, 10√10 मीटर। ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई 10√10 मीटर। बोल हाँ, ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई। तो प्यारे दोस्तों आपसे पूछा है 3 यूनिट की वैल्यू, तो ये भी 30√10 मीटर आ जाएगी। 10√10 गुना 30√10 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। तो यहां हमने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल ना करके ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया। ये सवाल एक बार आप अच्छे समझ लीजिए, पेपर में अगर आए तो फोड़ के आइएगा। आगे चले, सवाल नंबर 22। माना एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसके 3 शीर्ष एबीसी के निर्देशांक दिए हैं, डी के निर्देशांक क्या हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ऐसा सवाल जो एग्जामिनर को थोक के भाव में पूछना चाहिए। मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मेरे भाई। मान लो कि जैसे पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब यहां पे 3 शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हैं। जैसे ए के कोऑर्डिनेट है -2,3, ए के कोऑर्डिनेट कितने? -2,3, ठीक है। बी के निर्देशांक है 6,7, ठीक है। सी के निर्देशांक है मेरे भाई 10 और 3। डी के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं समांतर और लंबाई में बराबर होती हैं। कैसे करिएगा? बेस्ट तरीके बताऊं, डायगोनल का कॉन्सेप्ट। अगर आप पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल खींचेंगे तो दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग होगी, पर दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। माना कि अगर यहां पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं तो ये एओ और बीओ की लंबाई बराबर होगी बच्चों। ये बीओ और डीओ की बराबर होगी। ये दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये ए सी का भी मिड पॉइंट होगा ओ, और ये बी और डी का भी मिड पॉइंट होगा ओ। तो भाई मिड पॉइंट को बराबर कर दो ना, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। दो पॉइंट्स के मिड पॉइंट मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? एवरेज लेके जोड़ के आधा कर दो। यानी कि पॉइंट ए और सी के कोऑर्डिनेट्स का एवरेज और बी और डी के कोऑर्डिनेट्स का एवरेज बराबर होगा। भाई जब एवरेज ही बराबर है तो योग सम भी बराबर होना चाहिए। यानी कि कुछ नहीं करना, जो ए और सी के कोऑर्डिनेट्स ऐड करके आएगा वही बी और डी के कोऑर्डिनेट्स ऐड करके आना चाहिए। खेल खत्म। अगर योग बराबर है तो ही तो एवरेज बराबर होगा, और एवरेज से ही मिड पॉइंट निकलेगा। यहां देखो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2 + 10 8, ये 6 + 2 8, यानी कि ये डी का एक्स कोऑर्डिनेट 2 आ गया एक ही ऑप्शन में। खत्म। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है 3 और 3 6, 7 है, 7 में -1 करेंगे 6, तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट 2, -1 आएंगे, बी ऑप्शन है। ऐसे ये सवाल सॉल्व होगा। आपको पता ही नहीं है, चीज इतनी आसान है लेकिन आप पेपर कहोगे बहुत टफ है, हाय तौबा हो गई। आपको पता ही नहीं है, इसलिए मैं ये सीरीज चला रहा हूं कि आपको वो अच्छे कॉन्सेप्ट पता चले जो आप नहीं पढ़ के जा रहे हो अभी तक पेपर में। सवाल नंबर 23, देखिए ये सवाल मैंने सीजीएल मेंस 2024 का लिया है, आपको दोबारा से कर लेना चाहिए। आपके सामने एक डेटा दिया है, बोला है मूलानुपाती सूत्र, इंपिरिकल फॉर्मूले का यूज करके इसका मोड निकालो। अब ये इंपिरिकल फॉर्मूला क्या बला है? ये होता है भैया मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन।
ये इंपेरिकल फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। इसकी हेल्प से हमें मोड निकालना है, तो पहले आप यहां से मीडियन निकालो और मीन निकालो। मीडियन कैसे आएगा भैया? असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 संख्याएं। अगर ये 12 संख्याएं तो जो मीडियन होगा वो सिक्स्थ और सेवंथ नंबर का एवरेज होगा। जो मीडियन होगा सिक्स्थ और सेवंथ नंबर का एवरेज। यहां छठा और सातवां नंबर आप निकालो, बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे छोटा है यहां पर आपका 16, 16 के बाद है 17, 17 के बाद है 18, 18 के बाद है 20, 20 के बाद है 21, 21 के बाद है 22। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 22वां आ गया छठा नंबर। फिर उसके बाद सातवां नंबर है 24। तो 22 प्लस 24 अभी बटे 2 यानी कि 23 आपका मीडियन आ गया। 23 तो बच्चों आपका मीडियन हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर 12 संख्या है तो मीडियन क्या होगा? 12 का आधा छठवां और अगला सातवें नंबर का एवरेज। तो यहां पे देखिए छठी संख्या कौन सी आ रही है? 22 आ रही है। पहली 16, फिर 17, फिर 18, फिर 20, फिर 21, फिर 22। 22 के बाद सातवां नंबर 24 ही आ गया। अब मुझे निकालना है इनका मीन। यहां से मीन औसत निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, या 12 संख्या या तो सबको जोड़ के 12 से डिवाइड कर लो, या फिर आप अपनी मर्जी से कोई मान लीजिए। जैसे यहां पे मैं 20 मान लेता हूं कि माना मीन 20 है, तो 20 से कंपेयर करो। 20 से 17 3 कम है, ये 0 ज्यादा है, 1 ज्यादा है, ये 2 कम है मेरे दोस्तों, 5 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, ये 2 कम है, ये 4 कम है, ये 4 ज्यादा है 20 से, 5 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अब नेट डेविएशन निकालो। 4 से 4 कट गया, ठीक है मेरे भाई, ये 2 ज्यादा है भाई, ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब देखिए 1 5 6 8 14 4 18 9 27, 27 माइनस 3 24, 24 आपका डेविएशन आ गया। केक कटेगा तो समय बटेगा। टोटल कितनी संख्या है? 12 संख्या में डिवाइड कर दीजिए। 12 दूनी 24, तो आ गया 22, यानी कि आपका मीन 22 आ गया। ये वैल्यू यहां रख दीजिए। तो मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन। मीडियन आपका 23 है, 23 तिया 69। मीन आपका मैंने 22 निकाला है, तो 69 में से आप लोग 44 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी? 25 आ जाएगा। 25 आपका मोड हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा सवाल है प्यारे दोस्त, मेंस के पेपर में लेटेस्ट आया था। आगे चलिएगा, यहां पर सवाल नंबर 24। ये भी ज्योमेट्री का है। मैंने ज्योमेट्री के ज्यादा सवाल डाल दिए इस टेस्ट में, आगे से ध्यान रखेंगे। एक वृत्त त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को ए पर स्पर्श करता है। पी क्यू पी आर को आगे बढ़ाने पर क्रम से एस और टी पे स्पर्श करता है। ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर 42.6 है, तो पीटी की लंबाई क्या है? बहुत आसान सवाल है। एक सर्कल ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड क्यू आर को टच कर रहा है ए पर, लेकिन बाकी दोनों साइड को आगे बढ़ाने पे टच कर रहा है। तो जैसे आप ये समझो कि मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रायंगल है। मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है जी, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब एक सर्कल इस ट्रायंगल की साइड क्यू आर को टच कर रहा है, तो सर्कल ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी। लेकिन जैसी आगे की लाइन पढ़ी कि पी क्यू पी आर को आगे बढ़ाने पर ये सर्कल एस और टी पे टच करता है, यानी कि आपने इस पी क्यू को आगे बढ़ाया, आपने इस पी आर को आगे बढ़ाया, तो यानी कि जो सर्कल होगा मेरे प्यारे भाई वो इस तरीके से होगा। बोलो, ये सर्कल होगा, ठीक है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो ये सर्कल हुआ प्यारे बच्चों। ये सर्कल जो है साइड क्यूआर को टच कर रहा है पॉइंट ए पर। पीक्यू पीआर को आगे बढ़ाने पर ये सर्कल यहां पॉइंट एस और पॉइंट टी पे टच कर रहा है। यहां पे बोला है ट्रायंगल पीक्यूआर का पेरीमीटर 42.6 है, तो पीएस की लंबाई बताओ। नहीं, पीटी की लंबाई बतानी है। देखो सर्कल के बाहर पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से सर्कल की टेंजेंट ही तो है पीएस।
ये सर्कल की टेंजेंट ही तो है पीटी, इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। क्या आपको कॉन्सेप्ट नहीं पड़ता? कभी भी ऐसा चित्र आएगा तो यहां पे जो आपका ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसका जो पेरीमीटर होगा या जो परिमाप होगा प्यारे भाई, पार से टच कर रहा है, तो चाहे लंबाई पीएस ले लो चाहे पीटी ले लो, दोनों बराबर है, इसका दुगुना होगा, ट्वाइस ऑफ पीसी बराबर ट्वाइस ऑफ पीटी। अब यहां पे त्रिभुज का पेरीमीटर 42.6 है, तो पीटी की लंबाई आएगी इसका आधा, 42.6 का आधा, यानी कि 21.3 सेंटीमीटर। यह है सी ऑप्शन। क्लियर? एकदम इजी सी बात। आगे चलेंगे, आज की क्लास का आखिरी सवाल, सवाल नंबर है 25, प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का। बताइए, इस मॉक टेस्ट का शानदार लगा होगा आपको। ए और बी द्वारा किसी समस्या को नहीं, हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम करेक्टली बाई ए एंड बी आर 1/8 and 1/12 रेस्पेक्टिवली, गिवन दैट दे ऑब्टेन द सेम आंसर आफ्टर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। ये दिया जाता है कि उनका सेम आंसर आता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन मिस्टेक बाई देम इज 1/1001। यानी कि भाई दोनों लोग एक ही सवाल को सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग बैठ के, तो दोनों बच्चे कॉमन मिस्टेक भी तो कर सकते हैं। तो एक कॉमन मिस्टेक दोनों लोग करेंगे, ये और ये दो बच्चे समान गलती करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/1001। देन प्रोबेबिलिटी दैट देयर सॉल्यूशन इज करेक्ट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका सॉल्यूशन करेक्ट है मेरे भाई? एज्यूमिंग दैट इफ दे कमिट डिफरेंट मिस्टेक, अगर वो डिफरेंट मिस्टेक करते हैं तो उनका आंसर भी अलग आएगा। बहुत बढ़िया, गजब सवाल। देखो प्यारे बच्चे, ए के किसी सवाल को करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, बी के उस सवाल को करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। ध्यान से सुनेगा, अब आप मेरी बात सुनना। अगर ए करेक्ट करता है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ए भी सवाल को करेक्टली सॉल्व करता है और बी भी सवाल को करेक्टली सॉल्व करता है और सेम आंसर आता है दोनों का? क्योंकि अगर दोनों सवाल को मेरे भाई करेक्टली सॉल्व कर रहे हैं तो इनका सेम आंसर आएगा ए और बी का। ठीक है भाई? तो देखो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है बच्चे। कैसे? क्योंकि ए और बी अलग अलग बैठ के सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ए के सही करने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, बी की 1/12 है, तो दोनों का करेक्ट करके सेम आंसर लाने की प्रोबेबिलिटी 1/96 है, 1/96। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके हल के सही होने की प्रायिकता क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट देयर सॉल्यूशन इज करेक्ट, यानी कि ए करेक्ट और बी करेक्ट करता है दोनों, तो उनका सेम आंसर आने की जो प्रोबेबिलिटी 1/96। अब एक बात बताइए कि मेरे भाई, अगर ए सवाल गलत कर देता है, ए सवाल गलत कर देता है और बी भी सवाल गलत करता है, दोनों सवाल का इनकरेक्ट आंसर निकालते हैं मेरे भाई, इनकरेक्ट आंसर निकालते हैं, नहीं दोनों इनकरेक्ट करते हैं सवाल को, तो प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे भाई? मुझे बताइए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लेकिन दोनों का सेम आंसर आता है, सेम आंसर। ऐसा भी तो एक केस हो सकता है कि दोनों सवाल को करेक्ट इनकरेक्ट गलत कर रहे हैं, लेकिन दोनों का आंसर सेम आया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कॉमन मिस्टेक करी है ना? कॉमन मिस्टेक जो है उन्होंने सेम करी है, विद कॉमन मिस्टेक। ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे भाई? यानी कि इस केस में भी अगर दोनों बच्चे सेम कॉमन मिस्टेक करते हैं, सेम कॉमन मिस्टेक करते हैं, तो भी मेरे दोस्तों उनका सेम आंसर आएगा, लेकिन गलत आंसर आएगा। तो भाई देखिए, ए के सवाल को सही करने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो गलत करने की प्रोबेबिलिटी 7/8 होगी। बी के सवाल को सही करने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, तो इनकरेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/12 11/12 होगी। ये इनकरेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर दोनों कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, कॉमन मिस्टेक करके दोनों का सेम आंसर आ रहा है, एक कॉमन मिस्टेक दोनों ने करी, उनका सेम आंसर आया, तो कॉमन मिस्टेक करने की प्रोबेबिलिटी 1/1001 है। इससे गुणा और होगी मेरे भाई, ये होगा। तो 7 × 11 से 1001 13 बार कटेगा, कि 1001 होता है 7 × 11 × 13, तो ये आ जाएगा 1/12 96 × 13। पूरी गुणा की जरूरत नहीं है, 1/96 × 13।
यहां पे दो केस बन गए। एक्चुअली मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, दिस इज नॉट ए वेरी इजी क्वेश्चन। यहां भी सेम आंसर आ रहा है बच्चों, यहां भी सेम आंसर आ रहा है, लेकिन यहां दोनों करेक्ट सॉल्व करके आंसर सेम निकालने इसकी प्रोबेबिलिटी। यहां दोनों इनकरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कॉमन मिस्टेक से जाकर कॉमन मिस्टेक से कर रहे हैं, कॉमन मिस्टेक हो रही है तो सेम आंसर आ रहा है। दोनों का सॉल्यूशन गलत है, लेकिन दोनों ने एक ही कॉमन मिस्टेक किया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/96 गुणा 13। सवाल यह है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका सॉल्यूशन करेक्ट है। उनका सॉल्यूशन करेक्ट का मतलब उनका सेम आंसर आए पर सही तरीके से। तो भैया सेम आंसर आएगा उनका करेक्ट सॉल्यूशन करके, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/96 बटे टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब सेम आंसर आ रहा है करेक्ट तरीके से, और यहां पर सेम आंसर आ रहा है इनकरेक्ट तरीके से। सेम आंसर आ रहा है इनकरेक्ट तरीके से, तो डिवाइड कर दीजिए। ये है ना तरीका, सेम आंसर करेक्ट तरीके से। यहां पे मेरे भाई सेम आंसर आ रहा है करेक्ट प्लस इनकरेक्ट बोथ तरीके से। तो मेरे भाई होगा क्या कि यहां से 1/96 तो कट जाएगा, तो 1/1 प्लस 1/13 तो आ जाएगा 1/14/13, तो ऊपर पहुंच जाएगा 13/14। तो इसकी जो प्रायिकता आएगी वो 13/14 आएगी। दोस्तों ये इसका आंसर है, डी ऑप्शन। गजब का सवाल, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा मेरे दोस्त, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। और इसी के साथ ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है। बहुत तगड़े तगड़े शानदार शानदार सवाल, अर्थमेटिक के भी, एडवांस के भी, स्टैटिक्स के भी, नए हाइट एंड डिस्टेंस का भी, प्रोबेबिलिटी का भी मैंने आपको कराया। आप बहुत कुछ सीखोगे मेरे दोस्त। मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डाल रहा हूं कि आपकी तैयारी में जो कमी है उसको पूरा कर पाऊं, जो आप इधर उधर भटक रहे हैं वो आपको ना भटकना पड़े। और आप रिसर्च करने में बहुत समय खराब करोगे, वो रिसर्च करके मैं आपको दे रहा हूं कि भैया इन क्वेश्चन को करके जाइए। ऐसे ही हम 10 मॉक टेस्ट कम से कम सीजीएल के लिए सॉल्व करेंगे, लेकिन उनका फायदा तभी होगा जब आप उनको पूरा एक एक सवाल को अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो इनका नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपने आज के एग्जाम पेपर में कितने सवाल ठीक किए मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। बाय।